20th आसियान इंडिया समिट जो रिसेंटली इंडोनेशिया ने होस्ट किया, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आज की वीडियो में देखते हैं। आसियान इंडिया समिट 2023 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिस्टोरिकली और जियोग्राफिकली आसियान और भारत यूनाइटेड हैं, उनकी हिस्ट्री और जियोग्राफी एक ही है। इसके अलावा उन्होंने 12 पॉइंट प्रपोजल भी दिया और फिर दिल्ली टू दिल्ली, ये क्या है? दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ तैमूर आइलैंड कंट्री। तो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि हम वहां पर अपनी एक इंडियन एम्बेसी एस्टैब्लिश करेंगे। इसके अलावा बात हुई पीस और सिक्योरिटी के ऊपर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आसियान क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, मेंबर्स कौन कौन से हैं, स्ट्रक्चर क्या है और इंडिया के लिए आसियान की इंपॉर्टेंस क्या है। इसके अलावा हम देखेंगे एक्ट ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया के बारे में। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री देखते हैं आसियान की। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ये एक ऑर्गेनाइजेशन 1961 में ही बन गया था, जिसमें कौन कौन सी कंट्रीज थी? थाईलैंड, फिलीपींस, मलाया फेडरेशन। तो इन 3 कंट्रीज ने मिला के एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया 1961 में ही बना दिया था। पर उस टाइम पर जियोपॉलिटिक्स में, वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो वर्ल्ड में वैसे ही अनस्टेबिलिटी थी, बहुत सारी कंट्रीज थी जो उस टाइम पे इंडिपेंडेंट हो रही थी और एक कोल्ड वॉर का एरा शुरू हो रहा था, या यूं है कि काफी हद तक कोल्ड वॉर कंट्रीज के बीच में चल रहा था। तो साउथ ईस्ट एशियन रीजन कैसे इससे दूर रहता, तो वो भी इसकी चपेट में आया और यहाँ पर भी काफी अनरेस्ट रहा। अब ये छोटी छोटी कंट्रीज थी, इनके पास कुछ ज़्यादा बड़ी पावर्स नहीं थी, तो ये दुनिया में अपने आप को कैसे एस्टेब्लिश करती। फिर इन्होंने 8 अगस्त 1967 को इनके फॉरेन मिनिस्टर्स मिले। कौन कौन से, किस किस कंट्रीज के मिले थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इन 5 कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स मिले और उन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन किया, जिस डिक्लेरेशन को हम बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से भी जानते हैं। और इस दिन फॉर्मली आसियान अस्तित्व में आया, हेडक्वार्टर जकार्ता के साथ में। तो फॉर्मेशन कब हुई आसियान की? 8 अगस्त 1967 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता में। इनिशियली ये कॉम्युनलिज्म के प्रिंसिपल पे काम करता था। कॉम्युनलिज्म का प्रिंसिपल सिंपल प्रिंसिपल है कि सरकार के हाथ में मार्केट होगी और सरकारें लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेंगी। लेकिन धीरे धीरे अनरेस्ट और बढ़ता गया कोल्ड वॉर के एरा में, और 1970s में ये अनरेस्ट और भी ज़्यादा था। लेकिन फिर भी आसियान इससे निकल के आया और धीरे धीरे और कंट्रीज भी इसमें जुड़ती चली गई। जैसे आसियान में इनिशियली हमें पता है 5 कंट्रीज थी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। 1984 में 6th कंट्री ब्रुनई भी इसमें ऐड होगी, इसकी लोकेशन ये रही। फिर वियतनाम भी ऐड होती है 1995 में, जो 7th कंट्री बनती है। उसके बाद लाओस, म्यांमार और कंबोडिया ने भी 1997 में इसमें मेंबरशिप ले ली। कंबोडिया ने भी 1997 में ली थी, लेकिन बाद में इसमें कुछ तख्ता पलट कू हो जाता है और उसके बाद 2 सालों के बाद ये एक एस्टैब्लिश गवर्नमेंट के साथ इसको दोबारा ज्वाइन करते हैं। इसके अलावा याद रखिए कि आसियान में 2 ऑब्जर्वर नेशन भी हैं, और वो कौन कौन से हैं? पपुआ न्यू गिनी, 1976 में इनको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला था, और ईस्ट तैमूर। ईस्ट तैमूर वही है जिसमें अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, जिसकी कैपिटल दिल्ली में इंडियन एम्बेसी एस्टैब्लिश करने के बारे में कहा है इस वाले 20th डिक्लेरेशन में, समिट में। यानी ईस्ट तैमूर को ऑब्जर्वर स्टेटस मिला था 2022 में। इनकी लोकेशन क्या है? ये देखिए, ये है ईस्ट तैमूर की लोकेशन और ये है पपुआ न्यू गिनी की लोकेशन। लोकेशंस को याद रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखते हैं कि आसियान एक्चुअली में क्या कॉन्सिस्ट करता है। आसियान में 655 ऑलमोस्ट मिलियन पीपल का एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि 10-11 कंट्रीज हैं, 10 कंट्रीज हैं टोटल और 2 ऑब्जर्वर नेशन है, तो ये मिला के 655 मिलियन, जो 8% वर्ल्ड पॉपुलेशन बनती है। वो तो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मोटो क्या है? 1 विजन, 1 आइडेंटिटी, 1 कम्युनिटी, आसियान वे। अब आप जानते हैं कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से टर्मिनोलॉजीज आर रियली इंपॉर्टेंट। तो आसियान वे क्या है? एक मेथोडोलॉजी या एक अप्रोच है इश्यूज को सॉल्व करने की, जो कल्चरल नॉर्म्स पे हो। मेथोडोलॉजी और अप्रोच टू सॉल्व इश्यूज दैट रिस्पेक्ट टू साउथ ईस्ट एशियाज कल्चरल नॉर्म्स। इसके अलावा एईसी ब्लूप्रिंट क्या है? एईसी ब्लूप्रिंट 2015 में इन्होंने एक सिंगल मार्केट सिस्टम बना दिया था। सिंगल मार्केट सिस्टम मतलब ये 10 की 10 कंट्रीज अपने आप में बहुत सारा ट्रेड को एक्सेस देती। जैसे इंडिया में अगर किसी को बाहर के देश को अपनी कमोडिटी या कोई भी चीज़ को सेल करना है, तो हम उस पर टैरिफ्स, कुछ टैक्स लगाएंगे। तो ये बहुत बहुत कम टैक्स के साथ में अपने बीच में ट्रेड होने देते हैं, और बहुत सारे और नेशंस के साथ में एज आसियान होल भी ट्रेड करता है। इसके अलावा इन्होंने एक पॉलिटिकल
सिक्योरिटी एनवायरनमेंट, मतलब एक पॉलिटिकली सिक्योर एनवायरनमेंट भी बनाया है, जिसको ये लोग APSC ब्लूप्रिंट कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजीज पूरा याद करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक बार ग्रो थ्रू होना ज़रूरी है ताकि कभी ना कभी आपके दिमाग में ये आ जाए। इसके अलावा एक सोशियो कल्चरल कम्युनिटी भी बनाई थी, जिसको ये बोलते हैं ASCC ब्लूप्रिंट। देखिए, आसियान में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सिंगल मार्केट सिस्टम ही आता है, क्योंकि इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अच्छे से तरह से ट्रेड करते हैं, और यूरोपियन यूनियन के बाद में ये सबसे वेल एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन बन के सामने आता है। ऐसा नहीं है कि अब सभी चीज़ें सही हैं, कुछ इश्यूज़ भी होंगे। तो इश्यूज़ क्या हैं आसियान में? जैसे बहुत सारे पेंडेमिक्स रिसेंटली हुए, जैसे कोविड हुआ, या और भी बहुत सारे पेंडेमिक्स हैं, तो इसकी वजह से इनके ट्रेड में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। जो भी कंट्रीज ट्रेड पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती हैं, उनका पेंडेमिक का तो असर पड़ेगा ही, राइट। इसके बाद सेकेंड इशू, म्यांमार में जो कू हो गया था 2021 में। कू मतलब तख्ता पलट। आप जानते हैं म्यांमार की कंडीशन क्या है, तो क्योंकि म्यांमार भी एक इसमें मेंबर है तो फ़र्क तो पड़ेगा। फिर रोहिंग्या इश्यूज़, रोहिंग्या का एक इशू क्या है वो आप न्यूज़पेपर्स में फ्रीक्वेंटली पढ़ते ही रहते हैं। अब ये सब तो हमने देख लिया, पर इसके बाद ये है कि आसियान की हमारे लिए यानी इंडिया के लिए इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि जियोपॉलिटिक्स में इसकी हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है। एक तो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन। आप सब जानते हैं कि आसियान कंट्रीज़ कौन सी स्ट्रेटेजिकल लोकेशंस पे हैं। हमें चाइना को काउंटर करना इस टाइम की सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि चाइना की पॉलिसी है एक्सपेंशन करने की पॉलिसी। इंडो पैसिफिक रीजन में हो गया, या फिर साउथ ईस्ट एशिया रीजन में, या कहीं भी वो जहाँ उनकी बाउंड्रीज टच करती हैं चाइना, वहाँ पर वो एक्सपेंशन करना चाहता है। तो चाइना को एक्सपेंशन को उसकी रोकने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इस लोकेशन में अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज़ करें। इसके बाद क्योंकि आसियान यूरोपियन यूनियन के बाद सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके साथ अपने रिलेशंस बेहतर करना जियोपॉलिटिक्स में अच्छा है या ज़रूरी है। और ट्रेड रिलेशंस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही। यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनसे हम बहुत कुछ लेते हैं, जैसे इंडोनेशिया से ऑयल लेते हैं, रिफ़ाइन करके वापस देते हैं, और बहुत सारी और भी चीज़ें। सिंगापुर तो आप जानते हैं जैसे एक हब है हमारे यहाँ ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स का, रिसेंटली बना है। इसके बाद अगर बात करते हैं सिक्योरिटी की, तो इंडो पैसिफिक रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ना केवल इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बट इस पूरे रीजन की सिक्योरिटी के लिए भी। इसलिए आप जानते हैं कि क्वाड भी एक ग्रुप है जो फॉर्म हुआ था। इंडियन ओशन में हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेड जाता है इंडियन ओशन से। तो ये सब बहुत ज़रूरी है कि ये रीजन हमारे लिए बहुत सेफ रहे, क्योंकि इंडिया 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है, तो हमारे लिए हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा साइबर क्राइम, जैसे हमने रिसेंटली देखा, बहुत सारी साइबर अटैक्स हुए इंडिया पे, बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई, डाटा लीक्स हुए। तो साइबर सिक्योरिटी आज के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आसियान कंट्रीज़ इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। इसके अलावा मलक्का स्ट्रेट, ये रही मलक्का स्ट्रेट की लोकेशन। ये स्ट्रेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट वर्ल्ड का 25% ट्रेड यहाँ से होता है, और चाइना की डिपेंडेंस इस ट्रेड पे बहुत बहुत ज़्यादा है। चाइना की डिपेंडेंस इस पे इतनी ज़्यादा है कि यहाँ का चाइना का लगभग 60% से ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट या ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं यहाँ से होता है। चाइना फ्रीक्वेंट ईयर्स में हमने देखा है कि ऑल्टरनेट पोर्ट्स को डेवलप ज़रूर कर रहा है, लेकिन फिर भी इस पे डिपेंडेंस उसकी हमेशा ही रहेगी। तो अगर हमारी प्रेजेंस इस एरिया में इंक्रीज़ होती है, तो हम चाइना को इफेक्टिवली काउंटर करने का एक एज ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम इकोनॉमिकली बात करें, तो 3 C's आपको याद भी रखिएगा कि इससे किससे रिलेटेड है। ये रिलेटेड है आसियान से, कल्चर, कनेक्टिविटी एंड कॉमर्स। कल्चर, कनेक्टिविटी एंड कॉमर्स। तो इकोनॉमिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने रिलेशंस इन देशों के साथ कल्चरली सुधारें, अपनी कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ करें, और कॉमर्स या ट्रेड को भी इंक्रीज़ करें। इसके अलावा हम जानते हैं कि हमारे नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं, जिन्हें हम 7 सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं, उन्हें भी बहुत सारी और कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। और हमने देखा है रिसेंट ईयर्स में सरकार ने इस पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी करी है। सरकार ने ये भी बोला था कि हमारा जो लुक ईस्ट पॉलिसी या एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसके हिसाब से हम नॉर्थ ईस्ट नेशंस को साउथ ईस्ट नेशन के साथ कनेक्ट ज़रूर करेंगे। और इसमें कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो हम जानते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आर रियली इंपॉर्टेंट। तो आसियान हम देख पा रहे हैं कि हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी नवंबर 2014 की। पहले मैंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी की जगह लुक ईस्ट पॉलिसी बोल दिया था, क्योंकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी ही लुक ईस्ट पॉलिसी को अपग्रेड करके बनाई गई है। पहले लुक ईस्ट पॉलिसी थी, और फिर बाद में नवंबर 2014 में इसको अपडेट करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी के नाम से बना दिया गया।
1960-70s के टाइम पे जब हमने इस बात की इंपॉर्टेंस समझी थी कि हमें ईस्ट की तरफ भी देखना चाहिए, तो हमने लुक ईस्ट पॉलिसी बनाई। लेकिन उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा कोल्ड वॉर का दौर था, बहुत सारी, और इंडिया भी एक ऐसी कंट्री थी जो बाहर की कनेक्टिविटी से ज़्यादा इंडिया पे फोकस करना चाहती थी, तो इसमें कोई ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई। लेकिन जब 1991 में यूएसएसआर टूटा, क्योंकि यूएसएसआर इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, तो उसके बाद ये पॉलिसी थम सी गई। फिर 1992 में पीवी नरसिम्हा राव जो हमारे उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी गवर्नमेंट ने ये ट्राई किया कि हम इंडिया के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए इस पॉलिसी को अच्छे से इम्प्लीमेंट करें, लुक ईस्ट पॉलिसी को। इसमें काफ़ी अपडेशंस भी हुई, लेकिन उस लेवल तक नहीं। फिर बाद में धीरे धीरे एक्ट ईस्ट पॉलिसी नवंबर 2014 में आई, और 2014 से हमने देखा है कि फॉरेन पॉलिसी काफ़ी हद तक चेंज हुई है। तो हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी में क्या क्या, क्यों इसे लाया गया, ताकि हम इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिकल और कल्चरल रिलेशंस को इम्प्रूव कर सकें, उन्हें प्रमोट कर सकें, और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ अपनी एंगेजमेंट को बढ़ा सकें। और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस कौन कौन से हैं? आसियान कंट्रीज़। तो इनके साथ हम क्या प्रमोट करेंगे? ट्रेड, कनेक्टिविटी, डिफेंस, पीपल टू पीपल कांटेक्ट। और इससे होगा क्या? हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम का एक स्लोगन है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और पिछली स्लाइड में हमने इसकी इंपॉर्टेंस देख ही ली कि हमारे लिए आसियान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी में C4 फॉर्मूला आता है, जैसे C3 आसियान का है, C4 है एक्ट ईस्ट पॉलिसी का फॉर्मूला। वो क्या है? कल्चरल, कॉमर्स, कनेक्टिविटी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो 3 तो हैं, और चौथा है कैपेसिटी बिल्डिंग। रीसेंट ईयर्स में एक्ट ईस्ट पॉलिसी में काफ़ी अपडेट्स हुए हैं, या यूँ कहें कि हमने बहुत सारी चीज़ों को अचीव भी किया है। जैसे कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट है, जिसके लिए हमने सेतुवे पोर्ट बनाया था ताकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को हम कनेक्ट कर सकें। देखिए जितना भी इस स्लाइड में लिखा हुआ है ना, ये पूरी एक वीडियो का मटेरियल है, मतलब अलग अलग वीडियोस का मटेरियल है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा डीप हैं। पर प्रेजेंटली ये इतना ज़्यादा न्यूज़ में नहीं, अगर ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आएंगे तो इस पर सेपरेट वीडियोस बनाई जा सकती हैं। इसके अलावा रेल लिंक है, अगरतला अलचूरा रेल लिंक प्रोजेक्ट्स हैं। अगरतला इज़ अ कैपिटल ऑफ त्रिपुरा, सो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को हम कनेक्ट करेंगे, राइट। फिर क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इनलैंड वाटरवेज हैं, जो कई इनलैंड वाटरवेज हैं जो हम इंडिया और बांग्लादेश के साथ में अभी प्रेजेंट में रन कर रहे हैं। तो हमने देखा कि आसियान हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीसेंट की कुछ अपडेट्स भी देखिए, जो 12 पॉइंट फॉर्मूला है। देखिए कुछ चीज़ें कहानी की तरह याद हो जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें हमें याद करनी पड़ेंगी, जैसे कौन से नेशंस हैं, क्या हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, कब कौन से नेशन ने ज्वाइन किया था, इंपॉर्टेंस क्यों है इसकी, या इसकी GDP क्या है, या आसियान वेज जैसे ब्लूप्रिंट्स बताए। तो वो कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी पड़ेंगी। इसके अलावा एक जो मैंने मेंशन नहीं किया है वो है RECP, यानी रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप थी ताकि ये डिफरेंट नेशंस में अच्छे से ट्रेड किया जा सके, स्पेशली साउथ ईस्ट नेशंस में, जिसमें हमें पता है कि आपने 1-2 साल पहले देखा होगा कि हमने एक बहुत बड़ा ट्रेड का प्रोजेक्ट जो था, इंडिया ने वो मना किया था कि हम टेम्परेली इसको ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, वो वही प्रोजेक्ट था। और ये क्वेश्चन भी आया था कि RECP किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है आसियान नेशन से, याद रखिएगा। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।